हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बिस्ट और आज हम करेंगे क्लास 11 न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो देखो, न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है और एक ऐसी न्याय करने वाली संस्था है जिसमें न्यायाधीश जो होता है वो बिना किसी भय या बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है या न्यायपालिका का महत्व बताएं। तो देखो, न्यायपालिका जो है वो महत्वपूर्ण कई सारे रीजन से है, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है व्यक्तियों या समूह या सरकारों के बीच विवादों को हल करती है, कानून के शासन की रक्षा करती है, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है और ये व्यक्ति के अधिकारों की भी सुरक्षा करती है। साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रखती है कि लोकतंत्र का स्थान किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना चला जाए और ये तानाशाह का रूप ना ले ले। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। तो देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि सरकार के दो अन्य जो अंग है, जैसे कि विधायिका हो गए, कार्यपालिका हो गए, वो न्यायपालिका के कार्य में बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक तरीके से काम कर सके। इजी लैंग्वेज में सरकार के जो अन्य अंग है वो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, साथ ही साथ जो न्यायाधीश है वो बिना किसी भय या भेदभाव के अपना काम कर सके। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो देखो, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा जाता है, सारे एक साथ नहीं आते। बहुत रेयर चांस है कि आपके सारे क्षेत्राधिकार एक साथ ही पूछ लिए जाए, तो इसीलिए आप सारे ही एक बार याद कर लो, आपके लिए भी इजी हो जाएगा और नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। तो देखो, पहला है रिट क्षेत्राधिकार। तो देखो, पहला पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। दूसरा है आपका, सुप्रीम कोर्ट रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकते हैं। तीसरा है आपका, उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका या हाई कोर्ट हो गया, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण रिट तथा अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं या उन्हें इसे जारी करने का अधिकार है। दूसरा है आपका मौलिक क्षेत्राधिकार। तो देखो, पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका कि निचली अदालतों में जाए बिना मामले सीधा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। दूसरा है, संघ और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा जो है न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ संविधान में निर्धारित जो संघ है और राज्य सरकार की शक्तियों की व्याख्या है वो भी न्यायपालिका करती है। इसके बाद आपका पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले और इसमें शामिल जो कानूनी मुद्दे हैं उन पर पुनरावलोकन करेगी। यानी कि अगर न्यायालय को लगता है कि जो निचली अदालत है उन्होंने जो समझा है उससे कानून या संविधान का अलग अर्थ निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायालय के निर्णय को बदल देगी और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल जो प्रावधान है उसकी नई व्याख्या करेगी। साथ ही साथ अगर आपराधिक मामलों में यदि किसी निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी है तो उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति अगर उच्च न्यायालय के निर्णय से भी सहमत नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके बाद आपका जो क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति ऐसे मामले को स्वीकार करने के लिए भी बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्तियों की उपयोगिता बताइए। तो देखो, इसमें क्या होता है कि सरकार को यह छूट मिल जाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर अगर कार्रवाई करनी हो तो उससे पहले अदालत या कानूनी राय जान ली जाए ताकि बाद में कोई कानूनी विवाद ना उठे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्ताव, निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, न्यायालय की पिरामिडीय संरचना बताएं या न्यायालय की संरचना के बारे में बताएं। तो देखो, न्यायपालिका की संरचना की बात की जाए या पिरामिडीय संरचना की बात की जाए तो सबसे शीर्ष पर आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपका उच्च न्यायालय आता है, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। अब देखो, ये जो शीर्ष पर दो है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनके नाम से ही पता चल रहा है इनकी वैल्यू क्या होगी। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि वो अपने आप में ही सर्वोच्च है, साथ ही साथ इसका जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। इन सारे कंसेप्ट को अब थोड़ा डेप्थ में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में या सर्वोच्च न्यायालय की पावर्स के बारे में। तो देखो, इसके जो फैसले होते हैं वो सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकती है, उनका ट्रांसफर कर सकती है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि ये किसी भी अदालत के मुकदमे को अपने पास बुला सकती है, अपने कोर्ट में मंगवा सकती है। ठीक है।
फोर्थ पॉइंट है आपका कि ये किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकती है। साथ ही साथ संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं उच्च न्यायालय की तरफ। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट तो हो गया कि उच्च न्यायालय के ऊपर या इन तीनों न्यायालय के ऊपर हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। अब जो नीचे के दो हैं उनके ऊपर है आपका उच्च न्यायालय। तो देखो, इसकी पावर ये है कि ये निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, साथ ही साथ राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो भी मुकदमे हैं उसका निपटारा कर सकता है, और साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जिला अदालत की। तो देखो, जिला अदालत में जिले में दायर जो मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई की जाती है, और साथ ही साथ गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसले किए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। तो देखो, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे पर ये विचार करती है। तो देखो, इनको अच्छे से याद कर लेना ताकि अगर क्वेश्चन महत्व पर भी आए, अगर ये संरचना ना आए, महत्व आ जाए, तो आप उससे भी आंसर कर पाओ आसानी से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का तो जरूर से याद कर लेना। इसके बाद आपको क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। तो देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है न्यायालय द्वारा कानूनों, सरकारी आदेशों या नीतियों की संवैधानिकता की जांच। यानी कि कोई कानून या सरकारी निर्णय संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है, जो ये कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, और ये जो सिद्धांत है वो देश में संवैधानिक संतुलन बनाए रखने और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है अथवा जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है, या फिर ये भी कह सकते हो कि इससे आप क्या समझते हो। तो देखो, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है। अब देखो, आमतौर पे क्या होता है, वो व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन किया गया हो या वो उस विवाद में शामिल हो तो अदालत में वो मुकदमा दायर कराता है। लेकिन इस अवधारणा में 1979 के आसपास कुछ बदलाव किए गए। तो देखो, 1979 में क्या हुआ था कि अदालत ने उस मुकदमे की सुनवाई कर दी थी जिसकी जो याचिका है वो उस पीड़ित व्यक्ति ने, यानी कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ था, उसने नहीं की थी बल्कि दूसरे व्यक्ति ने दाखिल की थी। अब 1979 के बाद क्या हुआ था, मानो एक बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जो स्वयंसेवक संघ थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने जन सेवा की भावना से लोगों की रक्षा के लिए जनहित याचिका वो लोग दायर करते गए। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है, न्यायिक सक्रियता की आलोचना लिखिए, या आपका क्वेश्चन आ सकता है, जनहित याचिका की बढ़ती संख्या का नकारात्मक पहलू लिखिए। तो देखो, इससे क्या हुआ है, न्यायपालिका का कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वैसे ही उसके पास केसेस है, ऊपर से जनहित याचिका और आ जाती है। और जनहित याचिका का नकारात्मक पहलू ये है न्यायपालिका के साथ कि जिस पर कार्यपालिका को काम करना चाहिए उस बात के लिए भी न्यायपालिका पर जोर पड़ता है और उसको समाधान निकालना पड़ता है, जैसे कि वायु प्रदूषण दूर करना, चुनाव सुधार करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, ये सारी चीजें। और इससे सरकार के 3 अंगों के बीच परस्पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर तनाव पैदा कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है अदर चैप्टर से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप चेकआउट कर लेना।